नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता महामारी से लड़ाई में वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। देश में कल 3,20,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आईपीएल 2021 के बाकी मैच स्थगित किए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कल से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कल से। तमिलनाडु में डीएमके विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में शामिल होगी। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा दोनों नेता कोविड-19 की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर बैठक दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक संबंधों और सहयोग को विस्तार देने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल लंदन में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने कोविड की वैश्विक चुनौतियों के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया। वैक्सीन उत्पादन क्षमता और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार पर विशेष रूप से चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन और म्यांमार मुद्दे पर भी बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने इस कठिन स्थिति में खासकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति के लिए अमेरिका के सहयोग की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कल से 4 दिन की लंदन यात्रा पर हैं। भारत को इस बैठक में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान निरंतर तेज हो रहा है और अब तक 15 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीकाकरण अभियान के 108 दिनों में 13 करोड़ लोगों को पहला टीका लगाया गया। करीब 2 करोड़ 90 लाख लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 1 मई से टीका लगाने का काम शुरू हुआ। इस चरण में अब तक 4 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस आयु वर्ग के 2,15,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इस आयु वर्ग के लोग टीके लगवाने के लिए cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 16 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 15 करोड़ 94 लाख से अधिक वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें खराब हुई वैक्सीन भी शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास 75 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48,41,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। देश में टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यानी 12,78,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। इसके बाद बिहार का स्थान है, जहां 7,57,000 वैक्सीन उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा यानी नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये परीक्षा 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएससी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की लगभग 17% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 34,47,000 से अधिक है। कल 3,57,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड से ठीक होने की दर घटकर 81.91% रह गई है। देश में अब तक 1,66,00,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमित लोगों की संख्या काफी अधिक है। देश में लगभग 75% संक्रमित लोग इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से हैं। कल कोविड से 3,449 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 2,22,408 हो गई है। देश में अब तक 29,33,00,000 से अधिक जांच की जा चुकी हैं। कल 16,63,000 से अधिक जांच की गई। देश भर की 2,506 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण रहा। नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है। क्यूमुलेटिव डेथ रेट देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। साथ ही अगर हम डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं। उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्हें एहतियाती उपाय करने चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसे राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमण की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि ज्यादा कोविड मरीजों वाले राज्यों में गंभीर प्रयास जारी रखने चाहिए।
कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहाँ यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। BCCI ने कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद IPL 2021 के बाकी मैच स्थगित कर दिए हैं। IPL शासकीय निकाय और BCCI ने सर्वसम्मति से इस सीजन के बाकी मैच तुरंत प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया है। IPL के बयान में कहा गया है कि BCCI क्रिकेट खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और IPL के आयोजन से जुड़े अन्य लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती। ये फैसला सभी संबंधित पक्षों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बयान में कहा गया है कि इस मुश्किल दौर में खासतौर से भारत में कोविड की स्थिति के कारण BCCI सभी प्रतिभागियों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था के लिए अपने अधिकार के तहत हर संभव प्रयास करेगी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण मौजूदा IPL टूर्नामेंट के आयोजन की व्यापक आलोचना की जा रही थी। प्रबंधन ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बायो बबल की व्यवस्था की थी, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद कई खिलाड़ी हाल ही में संक्रमित हो गए। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर कल से इस महीने की 15 तारीख तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केंद्र, बैंक और आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निगम और सभी निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। राशन की दुकानें, डेयरी, सब्जी तथा मीट की दुकानें सवेरे 7 बजे से दिन में 11 बजे तक खुली रहेंगी। सवेरे 9 बजे से रात 9 बजे तक रेस्तरां से होम डिलीवरी हो सकेगी। विवाह समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 6 मई से 20 मई तक के लिए नए लॉकडाउन प्रतिबंधों की घोषणा की है। राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में मुख्य सचिव राजीव रंजन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की DMK नेता MK स्टालिन के साथ विस्तृत चर्चा हुई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। नए लॉकडाउन प्रतिबंधों के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% तक की क्षमता के साथ कार्य करेंगे। परिवहन सुविधा जैसे मेट्रो और बस सेवा 50% यात्रियों के साथ चलेंगी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स को एक समय में 50% ग्राहकों के साथ बिना AC के खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट, होटल और चाय की दुकानों से घर के लिए भोजन ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑडिटोरियम, मनोरंजन क्लब, बार, मीटिंग हॉल को बंद रखने को कहा गया है। वैवाहिक समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रविवार तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जरूरी सेवा जैसे मीडिया और चिकित्सा आपातकालीन सेवा किसी भी समय आ जा सकेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। तमिलनाडु में DMK नेता MK स्टालिन ने घोषणा की है कि मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मी महामारी, वर्षा और गर्मी में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। राज्य सरकार ने अनुबंध पर काम कर रही 1212 नर्सों को नियमित कर दिया है। इस बीच भारतीय वायुसेना के 2 विमान खाली ऑक्सीजन सिलेंडर और 35 टन महत्वपूर्ण जीवन रक्षा सामग्री लेकर ब्रिटेन से चेन्नई पहुंचे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता महामारी से लड़ाई में वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। देश में कल 3,20,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आईपीएल 2021 के बाकी मैच स्थगित किए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कल से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कल से। तमिलनाडु में डीएमके विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। और पुद्दुचेरी में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में शामिल होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में आज से सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लॉकडाउन की तरह के प्रतिबंध 9 मई तक लागू रहेंगे। इस दौरान राज्य में केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा चलती रहेगी और रेस्टोरेंट से केवल खाना पहुंचाने की सेवा उपलब्ध होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों, उद्योगों और संगठनों के कर्मचारी वैध परिचय पत्र दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अपने कर्मचारियों से अधिक घर से ही काम कराएंगे। अन्य संस्थानों में केवल कुछ आवश्यक कर्मचारियों की ही उपस्थिति की अनुमति होगी। इस बीच केरल में कल 26,011 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 19,519 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लगा कर्फ्यू 2 और दिन बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के अनुसार ये पाबंदी सभी 75 जिलों में बृहस्पतिवार सुबह तक लागू रहेगी। कर्फ्यू आज सुबह समाप्त हो रहा था। छत्तीसगढ़ में आने वाले हवाई यात्रियों के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू हो गए हैं। सभी हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो गया है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा कर आने वाले सभी लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से पहले के 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। हवाई यात्रियों को उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। राज्य शासन ने सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया है कि छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही बोर्डिंग पास जारी किया जाए। यदि कोई यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो उसे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के इंजेक्शनों की कमी से निपटने के उपायों पर विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज दोपहर बाद उन्होंने औषधि आपूर्तिकर्ताओं की एक आपात बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उसके बाद कोविड मरीजों की जरूरी चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उपायों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की भी आपात बैठक बुलाई गई है। राज्य में कल 44,438 नए कोविड केस और 229 मृत्यु संख्या दाखिल हुई हैं। राज्य का पॉजिटिविटी रेट 29.80% पहुंच गया है। अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा की मांग काफी बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी ने कल ऑक्सीजन वितरकों के साथ बैठक की और वितरण में बाधा न लाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण जी ने कल अधिकारियों को सुझाव दिया है कि 1912 दूरभाष को और पारदर्शक बनाकर कोविड रोगियों को अस्पताल में बेड दिलवाने में मदद हो पाए। बेंगलुरु में काम कर रहे सेंट्रल बेड मैनेजमेंट सिस्टम में अब सरकारी कोविड अस्पतालों में बेड्स की जानकारी के साथ निजी अस्पतालों में बेड्स की लभ्यता से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड का टीका मुफ्त लगाने का काम कल से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य की 5 करोड़ 29 लाख टीकों की आवश्यकता को देखते हुए दोनों टीका निर्माता कंपनियों को खरीद के आदेश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कोविड से संबंधित विशेष समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकों के आयात की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण पहले की तरह जारी रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने सोमवार को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषिट किया। अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन कार्यकर्ता को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। राज्य में सोमवार को कुल 12,062 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 13,408 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 85,750 है, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 84.7% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1% है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड-19 रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बृहन मुंबई महानगर निगम ने गोरेगांव स्थित नेस्को कोविड केयर सेंटर में 1,500 बेड बढ़ा दिए हैं। इसके बाद इस केंद्र की क्षमता 3,700 बेड तक बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम रेलवे ने पालघर जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए पूरी तरह सुसज्जित एसी कोच तैयार किए हैं। पालघर रेलवे स्टेशन पर ये 21 कोच उपलब्ध होंगे। हर कोच जूट से आच्छादित है। साथ ही हर कोच में 9 कूलर लगाए गए हैं। डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इन डिब्बों में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है और हर कोच में 16 मरीजों को रखा जा सकता है। इसी बीच राज्य के दिव्यांग लोगों को अब कोविड-19 परीक्षण, टीकाकरण तथा उपचार के लिए कतार में खड़ा नहीं होना होगा। सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत दिव्यांग अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय जाने से छूट देने का और उन्हें घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का आज मुंबई में सांसद राहुल शेवाले ने उद्घाटन किया। ये केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में बनाया गया है। इस केंद्र की स्थापना से दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्र तक जाने में सुविधा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने राशन मुफ्त दिया जाएगा। आज 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा, लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। ये निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। असम में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक और उच्च मदरसा परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष रमेश चंद्र जैन ने आकाशवाणी को बताया कि ये निर्णय कोविड की स्थिति के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाद में नई तिथि घोषित की जाएगी। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शनों की उत्पादन क्षमता 3 गुना होकर 1 करोड़ 5 लाख इंजेक्शन प्रतिमाह हो गई है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि देश में रेमडेसिविर उत्पादन करने वाले संयंत्रों की संख्या 1 महीने से भी कम समय में 20 से बढ़कर 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शाम बैठक हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों में से डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 159 सीटें, जबकि ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 75 सीटें जीती हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा ने कहा है कि पार्टी गठबंधन सरकार का एक हिस्सा होगी। पुदुचेरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होगी। एक रिपोर्ट। बीजेपी के प्रभारी निर्मल कुमार ने कहा कि भर्ती ने 2016 की चुनाव की तुलना में प्रगति हासिल की है। उन्होंने उन लोगों को कड़ा जवाब दिया है जो कहते थे
कि बीजेपी कभी सबका में नहीं आएगी। इस बीच एनआर कुकिया रंगसामी एनआर उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल एनआर कहा शपथ ग्रहण की तारीख उनके द्वारा तय होगी। दिन पर मुख्यमंत्री रंगसामी चौथी बार एनडीए सरकार का नेतृत्व करेगी। उन्होंने पुदुचेरी की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि वे पुदुचेरी के विकास के लिए अधिक प्रयास करेगी। एनडीए गठबंधन में एनआर कांग्रेस को 10 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी ने 6 सीटें जीती है। चंद्रमोहन, आकाशवाणी समाचार, पुदुचेरी। तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी कल तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी। कोविड महामारी के कारण उन्हें कोलकाता के राजभवन में अनौपचारिक समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बृहस्पतिवार को शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उनका 2 दिन का दौरा राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर हो रहा है। श्री नड्डा हिंसा के शिकार हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मिलेंगे। पार्टी ने इस हिंसा की निंदा करते हुए कहा है कि इस पर तुरंत काबू पाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां स्थिति वास्तव में बड़ी चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद महिलाओं के साथ हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस से इस बारे में कार्रवाई करने को कहा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस बारे में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से बातचीत की है और कहा है कि वो राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर मूक दर्शक न बने रहें। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर वाम मोर्चे के बीच विचार विमर्श चल रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य पोलित ब्यूरो की बैठक जारी है। इसमें मुख्य रूप से विभागों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव विजय राघवन और के बालाकृष्णन भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वो 94 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री जगमोहन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश ने एक अनूठा नगर योजनाकार और काबिल प्रशासक खो दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री जगमोहन के निधन से हुई क्षति को हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज बनारस घराने के वादक थे। इन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष विद्या के मर्मज्ञ भी थे। किशन महाराज का जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में 3 सितंबर 1923 को एक संगीतज्ञ के परिवार में हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी पर आधी रात को जन्म होने के कारण उनका नाम किशन पड़ा। आज पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि है। आकाशवाणी की ओर से पंडित किशन महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता महामारी से लड़ाई में वैश्विक प्रयासों पर चर्चा करेंगे। देश में कल 3,20,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बीसीसीआई ने 4 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद आईपीएल 2021 के बाकी मैच स्थगित किए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कल से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के मुद्दों पर सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण कल से। तमिलनाडु में डीएमके विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में शामिल होगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।